चिंता कर रहे हैं, पार्टी के विचारों के आधार पर लोगों की मदद करने की चिंता कर रहे हैं, तो मदद तो भाजपा में जाके भी कर सकते हैं, दूसरी पार्टी में भी जाके कर सकते हैं। आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी पहचान साफ गोई की है, जो अपनी बात बड़ी बेबाकी से कहते हैं। पूर्ववर्ती सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री की हैसियत से काम कर चुके हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं टी.एस. सिंहदेव, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। बहुत बहुत स्वागत है बाबा आज की बातचीत में। पिछली बार तो आप सरकार में थे, बहुत काम रहता होगा, पिछले 18 महीनों से विपक्ष में है, कैसे दिन कट रहे हैं? काम बदल जाते हैं। सरकार के हिस्से होने पे सबसे ज़्यादा समय विभाग के अधिकारियों के साथ संपर्क में बीतता था, मीटिंग्स इत्यादि। मुझे लगता था कि शायद सभी करते ही होंगे, रुचि लेता था और बिना अधिकारियों के साथ बैठक के विभाग में क्या हो रहा है या क्या करना चाहिए ये संभव ही नहीं था। तो अब बहुत समय विभाग के साथ गुजरता था। और अब घर के काम, लोगों से मिलना, वो स्वरूप बदल गया। राजनीतिक तौर पर कौन सी जिम्मेदारी इस वक्त आपके कंधों पर है? किस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में आप वक्त दे पा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है परिवार, 90 साल से ऊपर हो जा रहा होगा, 90 साल के आसपास। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अपना जो कार्य क्षेत्र है सरगुजा, तो सरगुजा में ही प्राथमिकता के तौर पे काम करने की कोशिश मैं करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला तो छत्तीसगढ़ में भी लोगों से परिचय हुआ, उन लोगों ने भी स्नेह दिया, अपनापन दिया, काम करने के अवसर भी दिए। तो आज छत्तीसगढ़ में भी सबसे बात होती रहती है। शायद ही कोई जिला होगा जहाँ के लोगों से बात नहीं होती रहती है। तो अपना जो प्राथमिक क्षेत्र है, अपनी विधानसभा जिससे लड़ा, लोगों से मदद मांगने गए कि चुनाव में जिता के मौका दीजिए, विधायक के रूप में काम करने का, सरकार में आएंगे मंत्री के रूप में काम करने का। तो चुनाव नहीं जीते लेकिन बहुत लोगों ने साथ दिया और 5 साल के लिए आप जिम्मेदारी मांगने गए तो 5 साल के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपको उनके साथ बने रहना है। और उसका एक्सटेंशन फिर, क्योंकि सरगुजा क्षेत्र से हम लोग आते रहे हैं, परिवार वहाँ राजनीतिक गतिविधियों में पूरे लोकसभा क्षेत्र में विशेष करके काम करता रहा। तो वहाँ फिर उसके बाद सरगुजा जिले का हिस्सा पहले कोरिया और आज का मनिनगढ़ भी हुआ करते थे। तो वहाँ के लोगों से भी जुड़ाव और लगाव बहुत सालों तक बना रहा। जब तक वो पृथक जिले नहीं हुए तब तक तो सरगुजा जिले का ही हिस्सा था। तो मम्मी डैडी हम लोग सब आना जाना, भोपाल से आना जाना, वहाँ हमेशा रुकना। मम्मी वहाँ चुनाव भी लड़ी, बैकुंठपुर में एक बार विधायक भी रहीं, मैं भी एक बार चुनाव बैकुंठपुर से लड़ा। तो वहाँ के लोगों से भी काफ़ी लगाव है। जशपुर के भी लोग साथ के हैं, कभी कभी याद करते हैं तो उनके साथ भी। तो सरगुजा संभाग यहाँ थोड़ी सघन और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। और कांग्रेस ये भी कहती है, कांग्रेस के कुछ इंटरनल मीटिंग्स में क्या इस तरीके की बात हुई है कि यदि सरगुजा में 14 सीटों में कुछ सीटें कांग्रेस चुनाव में यदि जीत जाती तो मुमकिन था कि कांग्रेस पार्टी सरकार में दोबारा काबिज हो जाए? अकेले सरगुजा में तो फर्क नहीं पड़ता और जरूरत पड़ती 14 की 14 जीतते तो बीजेपी 40 पे आ जाती, कांग्रेस 49 पे चली जाती। 45 से ये 9 सीट ऊपर है बीजेपी। तो 14 में 10 सीट अगर कांग्रेस जीतती तो वो 44 हो जाते, हम 45 पहुंचते। फिर एक जो गोंडवाना के हैं वो किसके साथ जाते फिर देखते। तो ये 9 सीटों का जो फर्क है, तो उस हद तक आप कह सकते हैं कि अगर सकारात्मक परिणाम आते, 14 आते तो सरकार बनी जाती। अच्छा बाबा, एक चर्चा हम ये भी सुनते हैं कि पिछली सरकार में जब कांग्रेस काबिज हुई और मंत्रियों का पोर्टफोलियो नहीं बटा था, तब आपने शायद ऐसी मंशा रखी थी कि आप वित्त मंत्रालय चाहते थे, ताकि जो घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने की, चूँकि आप घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी थे, तो उसे इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर वे में हो, इसलिए आपने वित्त मंत्रालय की डिमांड रखी थी, लेकिन आपको मिला नहीं। ये मेरी व्यक्तिगत रुचि है, एक रुचि है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फाइनेंस में, लेकिन मेरी व्यक्तिगत रुचि है। आंकड़ों से मैं कंफर्टेबल हूँ, अब बातें मैं आंकड़ों में करना अच्छा मेरे को लगता है कि हाँ, नहीं हवा बात नहीं हो रही है। तो जब मंत्रिमंडल बन रहा था तो भूपेश जी ने शायद सबसे पहले मेरे को बुलाया
और महाराज कौन से विभाग लेना चाहेंगे, उनने ओपन पूरे खुले। तो मैंने वित्त से ही चालू किया था, तो कहे कि ये मुख्यमंत्री जी के साथ रहा है, इसको मैं रखना चाहूँगा। मैं कहती कोई बात नहीं भूपेश भाई। तो उसका कहा जो वित्त को छोड़ के जो विभाग, होम, ये वो कौन सा विभाग आप काम करना चाहेंगे, जो आप, यानी एक तरह आपको से विभाग के चॉइस पर मिला। हाँ हाँ। तो फिर क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि विधानसभा के भीतर पंचायत विभाग आपने छोड़ दिया? मुझे लगा कि अब मैं वहाँ डिलीवर नहीं कर पा रहा। मैंने स्वास्थ्य विभाग मांगा था, मैंने पंचायत विभाग मांगा था, भूपेश जी ने दिया। जीएसटी मांगा था जो वित्त के नज़दीक है, वो उन्होंने दिया। एक और विभाग उस समय था, फिर अमरजीत बाद में मंत्री बने, तो सब मंत्रियों के पास जो ज़्यादा विभाग थे, एक हमने छोड़ा। पंचायत में मुझे लगा कि अब वो बात आगे मेरे मंत्री रहते हुए नहीं बन रही। कुछ ऐसी बातें थीं, कुछ ऐसे इश्यूज थे, मुझे उस समय लगा कि मेरे को इससे अलग हो जाना चाहिए विभाग से। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ा कारण थी उस वक्त? एक क्योंकि कारण, राज्य के मध्य से जो पैसा जाना था वो एक प्रमुख कारण थे। बाबा, आप जब सरकार में कांग्रेस पार्टी थी तब कई विधायक अलग थलग पड़ते हुए भी नजर आए। आपके पक्ष के जो विधायक होते थे वो भी एक वक्त ऐसा दिखने को मिला कि वो भी आपसे अलग होकर दूसरे पक्ष के साथ जाकर खड़े हो गए। इस बात की कोफ्त होती है, या कभी आज जब वो विधायक आपके सामने आते हैं तो कोई शर्मिंदगी का भाव उनके भीतर आप महसूस करते हैं? उसमें राजनीति में देखिए, एक अगर विधायक हैं तो उनको काम कराने हैं क्षेत्र में, तो वो काम मुख्यमंत्री जी हैं, तो स्वाभाविक है कि काम के सैंक्शन का या उसके काम के मंजूरी की शुरुआत कहाँ से होगी? मुख्यमंत्री। सबसे प्रमुख स्रोत, सबसे ताकतवर स्रोत मुख्यमंत्री हैं। तो विधायकों को तो जाने ही है मुख्यमंत्री जी क्या। तो ये जो एक परिस्थिति थी जो आपने कहा कि जुड़े हुए, मैंने भी जो महसूस किया कि ये जो राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है व्यक्तिगत उसको कर देना, पार्टी से अलग करके। तो व्यक्तिगत में भी जब मैं देखता था तो 2-4-5 को छोड़ के किसी के साथ नहीं रहते लोग, वो पार्टी के साथ रहते हैं। ये तब भी कि जब आप चुनाव में आउट ऑफ वे जाकर आपने मदद की? कभी भी किसी भी परिस्थिति में, और उसको लेके चलना चाहिए। वो जैसे मैंने 5-7 बताया, वो कौन होते हैं जिनके साथ आपके व्यक्तिगत कुछ संबंध बन जाते हैं। तो वो आपके साथ, मान लीजिए 4 भाई हैं, तो चारों के फ्रेंड सर्कल अलग अलग होंगे, चारों भाई का एक ही फ्रेंड सर्कल तो नहीं होगा। तो वैसे ही इसमें रहता कि हर व्यक्ति के साथ में कुछ लोगों का कुछ ज्यादा जुड़ाव रहता है। आज की स्थिति क्या है? वैसे ही रहता है, हमेशा वैसे ही रहता है, और उसमें ना तो ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है, ना विचलन की आवश्यकता है, कुछ नहीं करना चाहिए उसमें। कोई भी पार्टी, बात कहाँ की आ रही है, जो मुझे लग रहा है आप मुख्यमंत्री के संदर्भ में कह रहे होंगे कि मुख्यमंत्री कौन बने। हर पार्टी में लगभग 100% पार्टी में हाईकमांड तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। ये संख्या ये सेकेंडरी रहती है। अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन काल में मैंने बहुमत वाले मुख्यमंत्री भी बनते देखे, बिल्कुल, अल्पमत वाले मुख्यमंत्री बनते देखे। एक व्यक्ति जो अपने में एक है उसको भी मुख्यमंत्री किसी के साथ 2, झारखंड में किसी के साथ 2 है, किसी के साथ 4 है। तो वो मायने नहीं रखता, और उसके चलते कटुता नहीं आने देनी चाहिए कभी भी। कि हैं कुछ लोग अपने साथ के रहते हैं, जैसे 4 भाइयों के दोस्त हैं, वैसे लेके चलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जो हैं, उनका एक बयान इस वक्त जहन में आया। उन्होंने एक हाल फिलहाल में एक बयान दिया और ये कहा कि टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में हम अगला चुनाव लड़ेंगे। उनका ये बयान के संदर्भ के पीछे के जो मायने हैं वो किस रूप में आप देख पा रहे हैं? उसमें उनका जो बयान था, कभी कभी होता है कि मीडिया में एक टुकड़ा हम उठा देते हैं। उसका संदर्भ क्या था कि नगर निगम के चुनाव थे, नगरीय निकायों के चुनाव थे। वो अंबिकापुर दौरे में आए हुए थे। वहाँ का एक प्रमुख लीडर मुझे माना जाता है, तो वहाँ पर जाके वो थोड़ा बिल्डअप ही करेंगे लोकल लीडर को, कि थोड़ा इसको भाव दो, लोग अगर इसका है तो लोगों के बीच में थोड़ा सा ठीक ठाक रहे, कुछ वोट हमारे बढ़ सकते हैं कि ये आपका लीडर है, हम लोग के अच्छे संबंध हैं इसके साथ। तो
उनने जो कहा, उनने ये कहा था कि अगला जो चुनाव है वो हम टीएस बाबा के नेतृत्व में लड़ेंगे, हम सबके नेतृत्व में लड़ेंगे। आप उसको रिप्ले कर लीजिएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि टीएस बाबा ही अगले पीसीसी चीफ बनने वाले हैं या उनके नेतृत्व, उन्होंने तो पीसीसी का शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया था, नेतृत्व कहा था। और हम सबके, आज आपने बीच में खड़गे जी आए थे, उनके मीटिंग का हवाला दिया, तो खड़गे जी ने क्या बोला? कलेक्टिव लीडरशिप। सचिन जी ने और क्या जब वो बोला? गए तो एयरपोर्ट पर सारे नेता एक साथ फोटो भी खिंचाए, शायद मैसेज देने के लिहाज से। नहीं, वो संजोग था, जो वहां थे फोटो खिंचाने का होता है तो साथ के जो सीनियर वर्कर्स रहते हैं उनकी इच्छा रहती है कि हम लीडर के साथ खिंचा लें, तो सर के साथ खिंचा रहे था, अच्छा आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, तो सब वहां सी ऑफ करने हैं तो सबको बुला लिया, तो सबके साथ फोटो हो गई। पीसीसी चीफ का आपने जिक्र अभी किया, यदा कदा गाहे बगाहे ये चर्चा भी राज्य के भीतर, कांग्रेस पार्टी के भीतर चलती रही है कि टीएस सिंहदेव राज्य के पीसीसी की अगुवाई करेंगे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी, राज्य का कांग्रेस संगठन का कमान सौंपा जाएगा। एक्चुअल स्थिति क्या है? क्या हाईकमान ने कभी आपसे कहा बुलाकर कि आपको हम पीसीसी चीफ बना रहे हैं? कभी। तो ऐसी चर्चा उठती कैसे है? कौन लोग उठाते हैं? स्पेकुलेशन मीडिया में और लोगों में। मीडिया क्या करेगी? लोगों में जो बात है उसको उठाएगी। मीडिया अपने से तो कहानी थोड़ी बहुत बनाती है, लेकिन उसका आधार तो कुछ होना चाहिए। आधार चर्चा होती है। आधार चर्चा है कि लोगों में अगर चर्चा है तो चर्चा क्या थी कि उड़ीसा भंग कर दिया गया पूरा, बाद में हिमाचल प्रदेश भी भंग कर दिया गया, उत्तर प्रदेश भी भंग कर दिया गया, बिहार में भी नए पीसीसी बन गए, झारखंड में भी नए पीसीसी बन गए, अन्य कुछ राज्यों में भी नए पीसीसी बन गए, तो छत्तीसगढ़ में भी चेंज होगा क्या? भाई हम विधानसभा हमारा रिजल्ट ठीक नहीं रहा, लोकसभा रिजल्ट हमारा ठीक नहीं रहा, पंचायती राज रिजल्ट ठीक नहीं रहा, तो क्या चेंज होगा? स्पेकुलेशन एक होता है, आपस में चर्चा होती है कि चेंज कर सकते हैं क्या वहाँ पूरी। ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं था पहले, मेरे को याद नहीं आ रहा कि पूरे स्टेट की बॉडी भंग कर दी गई एक साथ, टोटल भंग कर दी, बदली तो बात। हाँ, तो उससे जो बात चली, तो छत्तीसगढ़ में क्या हो सकता है? तो ये भी बन सकते हैं, वो भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, उसमें एक नाम मेरा भी आ गया। बीच में आपने एक बयान दिया था बाबा, मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के भीतर जो फूल छाप कांग्रेसी हैं उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है। ये संदर्भ क्या था इस बयान का आपके? परिस्थिति और समय के हिसाब से लाभ लेने के लिए कुछ लोग रहते हैं जो इधर से उधर होते रहते हैं, ये भी प्राकृतिक है। अपने लाभ के लिए कोई किसी एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, सभी पार्टियों में हम लोग देखते हैं कि ऐसी स्थिति रहती है। मेरा ये मानना हमेशा से रहा है कि जो भी आता है आपके पास, ठीक है, दरवाजे खुले रहने चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। कोई आ रहे हैं ना, वो अपने से आपके पास आ रहे हैं, तो शिष्टाचार कहता है कि दरवाजे खुले रखने चाहिए, मन के भी दरवाजे खुले रखिए, कोई मिलने आ रहा है। राजनीति में उनको क्या स्थान देना चाहिए? अब ये टीम का हिस्सा बनाने के लिए, वो मेरी समझ से, हाँ, वो मेरी समझ से जो पहले से करते चले आ रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं, जो कमिटेड हैं और जिनमें क्षमता है। अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं उसमें कोई क्षमता ही नहीं है, तो बाहर से हमको लेना पड़ेगा, वही ओपनिंग बैटिंग कर सकता है। आपकी टीम में कोई है ही नहीं जो ओपनिंग बैटिंग कर सकता है, तो मजबूरी हो गई। तो ऐसा नहीं होता, तो आए, अगर पार्टी का हिस्सा भी बनना चाहते हैं तो बने, लेकिन जवाबदारियां जो देनी चाहिए वो मैं इसमें बड़ा क्लियर हमेशा रहा हूँ। क्या आपके जहन में कोई ऐसा नाम इस वक्त याद आ रहा हो जो आइडेंटिफाइड है कि ये फूल छाप कांग्रेसी है? वो अच्छा नहीं लगेगा बोलना। आपके जहन में है ये नाम? कई लोग रहते हैं, कई लोग रहते हैं जो हम लोग देखते हैं कि अब आज इधर कल उधर। तो उसमें मैंने हमेशा अपने सार्वजनिक या राजनीतिक जीवन में ये माना कि लोग आए, जुड़ना चाहते हैं जुड़ें, लेकिन एकदम से चालू या सरल भाषा में कहते सिर पे नहीं बैठाना चाहिए, साथ रखिए, एक समय दीजिए, वो घुल मिल जाए, वो अलग चले, जो साथ में थे उनके बीच में समन्वय अच्छा हो जाए, फिर जिनके लिए बात आती है कि हाँ इनका उपयोग अब किया जा सकता है। वो आजकल चलन में है कि कूलिंग ऑफ एक पीरियड होना चाहिए। आज आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कल आप सांसद बन गए। उसी तरह से ये सेटअप के बाहर से आ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के सेटअप से राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं। गैप होना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड दीजिए, हिस्सा बनने दीजिए सिस्टम का, यानी पार्टी के सिस्टम का,
और फिर उनको जो जवाबदारी फिर है देना दीजिए। एकदम से आज इधर, वहाँ भी अच्छी जगह में, कल इधर, यहाँ भी अच्छी जगह में, वो न व्यवहारिक है और प्रैक्टिकली भी अगर देखें तो लोगों का मनोबल गिराता है। आप जब सरकार में थे, बीजेपी विपक्ष में लड़ाई लड़ रही थी, तब बीजेपी की तरफ से बार बार ये बयान सुना जाता रहा कि हमने बाबा कोटिया सिंहदेव जी को हमने ऑफर किया है कि भाजपा प्रवेश कर लीजिए। भाजपा प्रवेश के संदर्भ में जिस तरीके की चर्चा राज्य के भीतर आपके संदर्भ में होती रही है, आपका अपना रुख क्या रहा है? जाहिर सी बात है, यदि बीजेपी सार्वजनिक मंचों से ये कहती रही तो बीजेपी ने आपको अप्रोच भी किया होगा। ऑफिशियली बीजेपी की तरफ से मेरे पास कभी कोई संदेश नहीं आया। व्यक्तिगत तौर पे बीजेपी के पदाधिकारी या बीजेपी से जुड़े हुए कुछ लोग, उनसे चर्चा जरूर हुई और मिलने के पहले भी जो लोग बीच के रहते हैं मिलाने वाले, कभी कभी उनको भी मैं यही कह के मिलने के लिए गया कि देखिए मैं कांग्रेस या बीजेपी में ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, राजनीति में नहीं रहा तो मैं घर बैठूंगा, लेकिन बीजेपी नहीं जा पाऊंगा। और ये किस स्तर के नेता थे बाबा, यदि आप बता पाए तो? ठीक ठाक राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए नेता? नेतृत्व तो नहीं कह सकता, पर हाँ राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ पद रखने वाले लोग रहे होंगे जी। इस वक्त तो जी ये बात हुई अच्छे से, फिर हम लोग मिले, चाय वाय नाश्ता चाय किया, क्योंकि पहले ही मैंने ये संदेश दिया था कि एक शिष्टाचार, किसी ने मिलने के लिए कहा तो मेरा स्वभाव है कि मैं उसमें पीछे नहीं होता। फिर वो दल कौन सा है, ये कौन सा है, वो मेरे लिए शिष्टाचार नंबर 1 कि अगर किसी ने न्योता दिया है तो उस न्योते का सम्मान होना चाहिए और चर्चा वो भी क्लियर होनी चाहिए। वो इधर उधर वाला मेरे से नहीं बनता है कि हाँ ना, क्लियर होना चाहिए। तो मैंने हमेशा यही कहा कि कुछ ऐसे विचार हैं जो मेरे निजी मान लीजिए या जो जिनको लेके मैं चलता हूँ, मैंने जीवन जिन बातों को लेके जिया, उनसे मैं समझौता नहीं कर पाता। एक है सत्ता का हिस्सा बनना, आज विपक्ष में है, काम नहीं करा पा रहे, सत्ता के साथ चले जाओ, काम होने लग जाएंगे शायद जी। काम कराने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हम पार्टी में क्यों गए, क्योंकि हमको तो पब्लिक के लिए काम करना है, तो विपक्ष में रह के हम पब्लिक के लिए काम कैसे करा सकते हैं, तो इसलिए वो बहाना कहें या तर्क कहें, वो तर्क रखते हैं कि सत्ता के साथ जाके हम तो पब्लिक के लिए, हमारा मतलब तो पब्लिक का काम करना है। इन पब्लिक के लिए काम करने के लिए मैंने अपने जीवन में कुछ निजी विचार रखे जिनसे मैं समझौता नहीं कर पाता। अपने आप से समझौता आप तो अपने आप से करना है, बाकी तो काम कराने के लिए आप राजनीति में हो, आपकी चले जिसको बोलते हैं, तो सत्ता के साथ जुड़े रहो, फूल छाप कांग्रेसी बने रहो तो चलता रहेगा। तो मेरे स्वभाव में नहीं है। तो मैंने हमेशा उस बात को क्लियर रखा। आप खेलते हो तो खेलते खेलते एक समय आता है कि टीम में अब जगह नहीं, जिन कारण से भी अब आप इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो इफेक्टिवली अगर नहीं कर रहे हो तो भाई जगह खाली करो आराम से। घर में 50 चीजें हैं, जीवन में 50 चीजें रहती हैं, वो करो। बाबा, अगला चुनाव लड़ने को लेकर क्या सोचा है आपने अभी? वो तो दूर है, या राजनीतिक विरासत आप दूर है। विरासत बतौर देखिए, आदि हम लोग के घर के व्यक्तिगत तौर पे अगली पीढ़ी है। पहली बार वो शायद शादी के बाद जब आए थे, एक साथी ने उनका इंटरव्यू लिया और वो युवा उस समय 24-1 साल के रहे होंगे। वो पेपर कटिंग मैंने आज भी अपने डेस्क पे रखी हुई, ऑफिस के जो मेरा निजी ऑफिस का टेबल है उस पे मैंने वो फ्रेम करके वो कटिंग रखी हुई है। मैं नहीं था वहाँ, वो अपने से इंटरव्यू दे रहे थे। उनने कहा नेतृत्व थोपी नहीं जा सकती। अच्छा। हाँ, वो हेडलाइन उस न्यूज़ का है और आज भी मेरे डेस्क पे रखा हुआ है। तो वो संभावना है, राजनीति का क्षेत्र है, अगर वो राजनीति में इच्छा रखते हैं वो संभावना है, लेकिन आपको लोगों का साथ लेके खरा उतरना पड़ता है। ये तो राजा का राज हो गया ना कि उसका बेटा वो तो उसका बेटा वो, उसके बाद बेटा बेटा बेटा। वो राजनीति आज प्रजातांत्रिक राजनीति में उसके लिए जगह नहीं। बेटा है तो आपको एक अवसर मिल सकता है पब्लिक को, लोगों को, आपके साथियों को आपका मूल्यांकन करने का। यहाँ ये इस परिवार के हैं, इस परिवार से जुड़े हैं, तो इतना हम इनके बारे में जानते हैं, लेकिन इस फील्ड के लिए वो सूटेबल रहेंगे कि नहीं, हमको स्वीकार हैं कि नहीं।
तो वो स्वीकारोक्ति आपको बनानी पड़ेगी। वो विरासत स्वीकारोक्ति नहीं दे सकती। विरासत आपको अवसर दे सकता है, एक मौका दे सकता है कि यहाँ से शुरुआत करना है। अन्य लोगों के पास अगर वो विरासत नहीं है तो उनके लिए उस हद तक वो डिसएडवांटेज होता है कि वो थोड़ा पीछे हो गए रेस में, उस हद तक। लेकिन जब ऐन मौका आता है चुनने का तो स्वीकारोक्ति, आपकी विरासत नहीं है लेकिन आपकी स्वीकारोक्ति है तो आप आगे होंगे। बिल्कुल। और आपके पास विरासत है, शुरुआत में आपके पास एक बैकग्राउंड है, आप हैं वहाँ, लेकिन स्वीकारोक्ति है तो फिर आपको एडवांटेज के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन वो जो एडवांटेज है, अगर स्वीकारोक्ति नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, लड़ोगे भी तो हारोगे। आपने जुगाड़ कर लिया, सेटिंग कर लिया, टिकट ले लिया, फलाना कर लिया, सफल नहीं हो सकते। यहाँ सफल होना है। पार्टी की चिंता कर रहे हैं, पार्टी के विचारों के आधार पर लोगों की मदद करने की चिंता कर रहे हैं, तो मदद तो भाजपा में जाके भी कर सकते हैं, दूसरी पार्टी में भी जाके कर सकते हैं। लेकिन अपने विचार, उनके हिसाब से कौन सा दल, उस दल में आपकी स्वीकारोक्ति, उस दल में रहते हुए पब्लिक के बीच में आपकी स्वीकारोक्ति, फिर अवसर। बिल्कुल। बाबा, आप राज्य के ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर जिनकी हाईकमान से सीधी बातचीत होती है। कभी आपको कोई मौका मिलता हो सुझाव के तौर पर या दीगर मसलों पर आपने सीधी अपनी बातों को रखा भी है। क्या इस वक्त की परिस्थिति में सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, इजी एक्सेस है, बातचीत सामान्य तौर पर हो सकती है या हो जाती है? सोनिया जी तो बहुत कम मिल रही हैं। मैंने कई बार अपना लगाया भी, मांग रखी कि मिलना चाहेंगे, तो मौका अभी टाइम नहीं मिला। तो ऐसा लगता है कि वो सीधे तौर पे, उनको अगर लगता होगा कि राजनीतिक कोई चर्चा हो सकती है तो उसे दूर अपने आप को वो कर रही हैं, ऐसा लगता है। राहुल जी से टाइम मिलता है, लेकिन जब वो फ्री हुए, खड़गे जी से जब भी गया लगभग मुलाकात के लिए मैं आभारी हूँ, उनका टाइम मिल जाता है। वेणुगोपाल जी हैं, अन्य लीडर्स हैं, इनके साथ जब भी अगर दिल्ली गए या कोई बात है तो टाइम मिलता है। एक आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद नासूर बन चुका था और अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार जिस कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हुए ये दावा कर रही है कि मार्च 2026 में नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। एक उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री की हैसियत, एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता की हैसियत से आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है नक्सलवाद के संदर्भ में? जिस वक्त बड़े पैमाने पे नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर जो बड़े माओवादी हैं वो मारे जा रहे हैं, इस बीच आपका क्या ओपिनियन? नक्सलवाद के लिए आपने पूछा, तो नक्सलवाद, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो नक्सलवाद उस समय नक्सलबारी चरम पे था और खबर आती थी, युवा हैं, वो अलग विचार के रहते हैं, थोड़ा सत्ता के विपक्ष में उनका दृष्टिकोण कुछ ज़्यादा उस समय रहता था। तो हम लोग के पास भी संदेश आया था कि आइए। अच्छा। हाँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं तो नहीं गया, और कुछ साथी गए, फिर उन्होंने अपने कटु अनुभव भी बताए, सरकार बहुत कड़ाई कर रही थी इत्यादि। तो नक्सलवाद को जो मैंने देखा, उनकी वो विचारधारा स्वीकार्य नहीं है कि हम संविधान को नहीं मानते और 15 अगस्त और 26 जनवरी को काला झंडा फहराया जाएगा। संविधान देश के नागरिकों का भला इसके माध्यम से नहीं हो सकता। और उग्र आंदोलन यानी बंदूक, उग्र यानी बंदूक के ताकत पे सशस्त्र आंदोलन और सशस्त्र बल के आधार पे हम सत्ता में आएंगे, तो वहाँ तो अपना कहीं कोई मेल है ही नहीं। वो नहीं होना चाहिए, दुनिया में कहीं भी नहीं होना चाहिए। होगा वो समाज को नष्ट ही करेगा या बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अभी जो परिस्थिति बनी है, सालों से जो मुहिम चल रही है, 1990 के दशक में हमने देखा कि जब तत्कालीन आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड इत्यादि ये सब बहुत एक कड़ी मुहिम चली और उन्होंने सब फ्लश आउट वहाँ से किया, तो एक हिस्सा लोगों का आके छत्तीसगढ़, तत्कालीन मध्य प्रदेश में उन्होंने बस्तर अंचल में पनाह लिया। वो जंगलों में थे, कुछ करते नहीं थे पर घुसे हुए थे, और करते करते वहाँ से वो बढ़े और उसी दिशा में फिर उग्र हथियार के आधार पे लोगों को
मदद करने के नाम पे घटनाएं करने लगे, लोगों को मारना, मुखबिरों को मारना, अर्धसैनिक बल को मारना इत्यादि इत्यादि, ये सारा होने लगा, संघर्ष होने लगा। वहाँ से जो इनके खिलाफ मुहिम चली, मेरी जानकारी में 2020 उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इसमें और तेजी आई कि जो स्ट्रेटेजिकली क्या होना चाहिए, हम लोग से भी लोग पूछते थे कि आपका क्या इसमें विचार है। अगर ध्यान होगा, आपसे भी कभी बात हुई होगी कि विपक्ष में थे कि तकनीक लगानी चाहिए, नई तकनीक है उसका उपयोग करना चाहिए और स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उनको कट ऑफ करने के लिए। आज वो हर जगह घूम रहे हैं। तो 2020 के बाद ये मुहिम और तेजी से चली कि जिस छत्तीसगढ़ के बनने पे अगर 6 बटालियन अर्धसैनिक बल के थे, आज 60 से ज़्यादा हैं। तो इनका उपयोग उत्तरी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पे लगभग काबू पा लेने के बाद में वहाँ घटनाएं अब नहीं सुनने में आती हैं। अब ये सारा बल दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर रीजन में लगाया जा रहा है और कैंप बनाए जा रहे हैं। एक कैंप 5 किलोमीटर बाद 2 कैंप, उदाहरण के लिए कितने भी किलोमीटर हो, फिर अगला कैंप, फिर अगला कैंप। तो एक कॉर्डन ऑफ उनने कर दिया कि वो इधर हो गए और हर जगह जाने की उनकी वो स्वतंत्रता नहीं है जो कि पहले हो रही थी। ये सफल होते हुए आज इसका दिख रहा है परिणाम कि कहीं कैंप में 100 हैं, कहीं 200 हैं। पहले सुनने में आता था कैंप में आए, उन लोग गोली चला के चले गए और फिर दिन हुआ तो फिर वो जंगलों में चले गए, फिर कैंप वाले गए और उन्होंने अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया। जैसे ही रात हुई तो कैंप में वापस आ गए, नक्सली कैंप के बगल में आके फिर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी, ये बातें पहले सुनने में आती। जैसे जैसे आप ये कैंप की कड़ी बनाते चले गए तो नक्सलवाद पे कंट्रोल पाने की डायरेक्ट स्थिति मैदान में आपकी बनती चली गई, कंट्रोल ग्राउंड पे। तो वो आज फलीभूत होती हुई हमको दिख रही है कि ये कैंप इतने बन गए। आप याद करें कि कांग्रेस के शासनकाल में एक कैंप जब बना रहे थे तो कितना आंदोलन हुआ, सिलगेर वाला। वो क्या था? वो आज की पहल तो नहीं है, उसके पहले की भी पहल नहीं है, लेकिन एक सोच की कड़ी थी जिसमें हमको कैंप बनाते जाना है। लोग आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 1-2 लोगों की मृत्यु भी हुई, फायरिंग भी हुई थी, लेकिन कैंप बना। तो कांग्रेस की सरकार थी। राजनीति मैं नहीं इसमें कभी करना चाहता, लेकिन मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नक्सलवाद की सफाई के लिए जो हवन इस वक्त चल रहा है उसमें कांग्रेस ने भी अपनी आहुति डाली है। सारी सरकारों ने अभी डबल इंजन सरकार की बात होती है। पहले रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। झीरम घाटी हुआ तो प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। यहाँ मुख्यमंत्री कौन थे? रमन सिंह। कांग्रेस भाजपा या यूपीए एनडीए, यूपीए भाजपा। फिर परिस्थिति बदली, वहाँ मोदी जी, यहाँ भूपेश जी, एनडीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार। काम तो चला ना। सिलगेर कब स्थापित किया गया? तो इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक कंटिन्यूअस पहल है, दलगत राजनीति से ऊपर एक गंभीर समस्या, जिसे मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की आंतरिक सुरक्षा को सबसे ज़्यादा चुनौती या खतरा नक्सलवाद से है। उस दृष्टिकोण से देखिए, हथियार से लोगों के दुख दर्द दूर होंगे, मैं बिल्कुल नहीं मानता। प्रजातंत्र के माध्यम से हो सकते हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की कमियां रहती हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन इससे बेहतर विकल्प मेरी सोच में विश्व में आज नहीं है। चिंतन या व्यवस्था प्रजातंत्र से बेहतर, उस प्रजातंत्र के आधार पे बेहतर से बेहतर ऐसी व्यवस्था बनाना कि जो हथियार उठा के सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं उनके लिए जगह नहीं है, वो मुख्य धारा में आए। आपने कहा सरेंडर कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छा है। संघर्ष हो रहा है, दुखद ही है। हम उनको नहीं कह रहे कि भारत के नागरिक नहीं हैं। भारत के नागरिक होते हुए भी आप भारत की सत्ता पे बंदूक से आप कब्जा अपना बनाना चाहते हैं, तो फिर संघर्ष होगा। बंदूक से संघर्ष होगा तो जाने जाएंगी। उनको मारा भी गया, नक्सली लीडरशिप कई मारे गए, हमारे भी जवान हाथाहाथ हो रहे हैं। बिल्कुल। पर सिलसिला उस दिशा में चल रहा है कि अब आप मैदान में ऐसी उपस्थिति प्लान करके बना चुके हैं जहां अगर वो हिंसा का रास्ता ना छोड़ें तो आप भी बल के आधार पे भी नक्सलवाद के उपस्थिति को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये 31 मार्च ठीक है, डेट है, हो जाए।
टारगेट रखता है आदमी, लोगों के भला करने के नाम पे पहल करना, ये मेरे लिए जगह नहीं रखता। ठीक है बाबा, आज की बातचीत में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली बार हम किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।